जय हिंद। हिंदी साहित्य का ये हम 5वां लेक्चर देखेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं कि चौथे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। उसको हम एक मोटी नज़र से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में, जिनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी रचना इन्होंने कब की थी? 1888 ईस्वी में, और इसकी भाषा थी अंग्रेजी। हमने देखा कि इसका प्रकाशन कब हुआ, कितने खंडों में हुआ, और डॉक्टर गुलाब राय तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका प्रकाशन सन 1889 ईस्वी मानते हैं, हमने देखा। लेकिन डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने इसका प्रकाशन सन 1888 ईस्वी माना है, और यह ही सर्वमान्य है, 1888। इस तरह हम देख पाते हैं कि इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना गया है। इसको पहला इतिहास हिंदी साहित्य का मानने के पीछे मेन रीज़न ये है कि इसमें काल विभाजन एवं नामकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। काल विभाजन लेखकों का कालक्रम से वर्गीकरण, कृतियों का कालखंड में विभाजन करके प्रत्येक अध्याय के अंत में गौड़ कवियों का उल्लेख किया है। इन्होंने इसके क्या है 12 अध्याय बनाए हैं। किस ग्रंथ के? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के। और एक खास बात ये रही कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के काल को इन्होंने भक्ति काल माना है, और इसे इन्होंने हिंदी का स्वर्ण काल कहा है। और इस समय को डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने भक्ति काल को भक्ति युग कहा है, कालखंड का। यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, और श्याम सुंदर दास जी ने स्वर्ण युग कहा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, इन्होंने रीति काल की कविता को द आर्स पोएटिका के अंतर्गत रखा है, तथा बिहारी की कविता को अक्षर का कामधेनु कहा है। अक्षर का कामधेनु किसकी कविता को कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी की कविता को। इनके ग्रंथ को 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है प्रकाशन अनुवाद करके 1957 ईस्वी में किसने करवाया? डॉक्टर किशोरी लाल जी ने। और इसका नाम उन्होंने क्या दिया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इस क्रम में हमने आगे देखा मिश्र बंधु के बारे में, जिनके 3 भाई थे। इन्हीं को मिलाकर के मिश्र बंधु कहा जाता था। इनका नाम था श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, और इनके ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह मूलक कहा जाता है। इसके 4 भाग थे, प्रमुख जो हैं 4 भाग थे, और इसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1813 ईस्वी में हुआ था, जबकि चतुर्थ भाग का प्रकाशन 21 वर्षों के उपरांत सन 1934 ईस्वी में हुआ था। और इस ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ के बारे में आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है। इस तरह हमने देखा। और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग की संज्ञा दी है, और मिश्र बंधुओं ने अपने इस साहित्य इतिहास में ब्रज भाषा का प्रथम कवि, आदिकाल के अपभ्रंश के कवि सारंगधर को स्वीकारा है। इस तरह हमने देखा कि हिंदी के प्रथम गद्य कवि को मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना है। और मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में डॉक्टर मान सिंह वर्मा कहते हैं कि यह ग्रंथ लुप्त कवियों की दीप्त पूंजी है। इस तरह हमने पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं आज 5वें लेक्चर को। इस लेक्चर में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में देखेंगे। इनके ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको इन्होंने 1929 ईस्वी में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को सन 1927 ईस्वी में
या इसे लिख चुके थे, यानी कि 27 में लिखा जा चुका था, जिनका प्रकाशन जनवरी सन 1929 ईस्वी को हुआ एवं इसको संशोधित रूप का प्रकाशन इसको संशोधित करके वापस से सन 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ देश भाषा काव्य संवत 1050 माना है। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? संवत 1050। देश भाषा काव्य कहा है इन्होंने। अपभ्रंश साहित्य को प्राकृताभास हिंदी कहकर अपभ्रंश को हिंदी की पृष्ठभूमि में रखा है। अपभ्रंश साहित्य को प्राकृताभास हिंदी कहकर अपभ्रंश को हिंदी की पृष्ठभूमि में रखा है। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। कैसे लिखा गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। जिसे नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा, जो आज भी मान्य है। इन्होंने पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया। मिश्र बंधु विनोद में वर्णित 500 कवियों में से शुक्ल जी ने चुनकर 1000 कवियों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया। 5000 या 500 नहीं 5000 होना चाहिए। 5000 कवियों में से शुक्ल जी ने चुनकर 1000 कवियों को अपने ग्रंथ में स्थान दिया। 1000 कवियों का यह विशाल ग्रंथ 900 वर्ष के इतिहास को अपने से समेटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्याम सुंदर दास के कोविद रत्नमाला को 2 भाग, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा वियोगी हरि की ब्रज माधुरी सार से बहुत कुछ सामग्री लिए हुए हैं और हिंदी का वैष्णव व ब्राह्मणवादी आलोचक कहा जाता है। किसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के प्रथम मीमांसावादी आलोचक इन्हें कहा जाता है। हिंदी आलोचना को मनोविकारों से विचार की पृष्ठभूमि पर लाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। अगला पॉइंट है, सबसे तीव्र व झंझावातों का निडर रूप से व्याख्या करने वाले आलोचक रसवादी आचार्य, निबंध व आलोचना के सुमेरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही थे, जिन्होंने अलंकार को गौण माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कैसा आचार्य माना गया है? रसवादी आचार्य। अब हम श्याम सुंदर दास जी के बारे में देखते हैं। इनकी रचना है हिंदी भाषा का विकास। 1824 ईस्वी में इसको लिखा गया है, हिंदी भाषा का विकास। सच्चे अर्थ में यह ग्रंथ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हेतु बनाया गया है। किसके लिए? विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हेतु। हिंदी भाषा और साहित्य दूसरा ग्रंथ इनका जो है, पहला है हिंदी भाषा का विकास जो 1824 में, दूसरा है हिंदी भाषा और साहित्य, इसकी रचना 1931 ईस्वी में की गई। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें केवल साहित्य का इतिहास ही नहीं लिखा गया, बल्कि इसमें भाषा के भौगोलिक विकास को भी दिखाया गया है। इस ग्रंथ में ही श्याम सुंदर दास जी ने शुक्ल जी के नामकरण का अनुसरण करते हुए प्रथम काल को वीर गाथा युग और द्वितीय काल को भक्ति युग, तृतीय काल को रीति युग तथा चतुर्थ काल को नवीन विकास युग कहा है। चतुर्थ काल को क्या कहा है? नवीन विकास युग। किसने? श्याम सुंदर दास जी ने।
आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा हुआ है। इनका लिखा हुआ है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, और दूसरा ग्रंथ इनका है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में। तीसरा ग्रंथ इनका है हिंदी साहित्य पे हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1952 ईस्वी में लिखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वह प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं धारणाओं को पुख्ता प्रमाणों के आधार पर खंडन किया है। इन आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का खंडन किसने किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। शुक्ल जी ने जहाँ चित्त वृत्तियों को लेकर ग्रंथ को लिखा था, द्विवेदी जी वहीं पर परंपरावादी मत का समर्थन किए हैं। आचार्य शुक्ल, अगला पॉइंट है वीर। आचार्य शुक्ल जो हैं वीर गाथा काल कहकर वीर रस की प्रधानता बतलाना चाहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी की उत्पत्ति की ऐतिहासिकता को आधार बनाते हैं और प्रथम काल को आदि काल कहते हैं। अगला पॉइंट है आचार्य शुक्ल भक्ति का उद्भव इस्लामी आक्रमण के बलात् स्वरूप माना है इन्होंने कि इस्लामी आक्रमण हुआ, इसके स्वरूप भारत में भक्ति का वर्णन जो भी है विकास हुआ, तो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उद्भव माना उन्होंने। तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति का उद्भव जो है भारतीय स्वचिंतन धारा को माना है। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस्लामी आक्रमण नहीं भी होता तब भी क्या है, भक्ति काल का उद्भव होता। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आचार्य शुक्ल सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य कहकर उनकी उपेक्षा की है। आचार्य शुक्ल ने क्या किया है? सिद्ध साहित्य नाथ साहित्य कहकर उनकी उपेक्षा की है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की नींव कहकर इन साहित्यों को मान्यता दिया है इन्होंने, इसलिए इनका हजारी ग्रंथ शुक्ल जी के इतिहास का पूरक कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य इतिहास को मानवतावादी दृष्टि से पुनर्व्यवस्थापित किया है। ये कौन कहता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य इतिहास को मानवतावादी दृष्टि से पुनर्व्यवस्थित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐसा कहा है। नहीं सॉरी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने ऐसा नहीं कहा है। अगला टॉपिक जो हमारा होगा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बारे में होगा बाय मिस्टेक। हमारा पॉइंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य इतिहास को मानवतावादी दृष्टि से पुनर्स्थापित किया है, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए।